हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की अपनी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे 100 वीडियो के आसपास में हम पूरे इतिहास को कवर करें, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग आगे कैसे इस प्रोसेस को ले चलते हैं। बहुत स्पीड भागने से भी कोई मतलब नहीं है और अनावश्यक समय बर्बाद भी ना हो, ऐसे बीच का रास्ता निकालेंगे तो कम से कम 100 वीडियो तो हो ही जाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। इस पे आज हम लोग जो छोटी सी चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास विषय का स्वरूप क्या है, इतिहास के संदर्भ में जो मिथ प्रचलित हैं, भ्रांतियाँ, उन पे भी थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर इतिहास को कैसे पढ़ा जाए ताकि हम लोग रुचिकर तरीके से उसके परीक्षाओं में आने वाले सवालों को हल कर सकें। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कुछ लोगों को इतिहास बड़ा रुचिकर लगता है और कुछ लोगों को बहुत ही अरुचिकर लगता है, थोड़ी चर्चा इस पे भी करेंगे। उससे पहले हम लोग जो हमारी परीक्षाओं के संदर्भ में जो इतिहास का स्वरूप है, इतिहास विषय का, उसको देखते हैं। हमारी परीक्षाओं में जो इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा विभाजन का आधार क्या है? तो मोटा मोटा आप ये समझ लें, बहुत इतिहासकार हम लोगों को नहीं बनना है, लेकिन मोटा मोटा ये है कि, और इस पे आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, मेडिवल का सिलेबस भी चर्चा करेंगे, मॉडर्न के सिलेबस पर भी चर्चा होगी, लेकिन वो इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे एक बार में लिख सकें। आगे वीडियोज में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और परीक्षाओं के संदर्भ में कितना सिलेबस पढ़ना जरूरी है और कितना छोड़ना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में प्रायः ये कहा जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जितना यह जानना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर हिस्ट्री के परीक्षाओं के संदर्भ में कोर एरिया की बात करें तो कोर एरिया तो सदैव से मॉडर्न हिस्ट्री रहा है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं। लेकिन हम लोग स्किप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सामान्यतः जनरल स्टडी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका नेचर भी ऐसा ही है कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, जो कुछ भी जानो पूरा जानो, नहीं तो बिल्कुल मत जानो। यहाँ पे जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हम लोग जब चलते हैं पाषाण काल से लेकर के और मुगलों तक, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रांता हमारे देश में आए, यहाँ तक के हिस्ट्री को हम लोग प्राचीन इतिहास कह देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए बौद्ध, जैन, मौर्य और ये सब होते होते हम लोग जब तक मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि हम लोग अगर 2300 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का काल ले लें तो 500-600 वर्ष, कोई एकदम एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी करीब 2500 साल के इतिहास को हम लोग प्राचीन इतिहास के तहत अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 तक, 1600 एडी, इधर 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है एडी में। तो ये हम लोगों का मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, सल्तनत काल, मुगल काल, वो बाद में चर्चा होगी। मॉडर्न हिस्ट्री को यूरोपीय कंपनियों के अराइवल यानी 1600 एडी से आज़ादी तक 1947 तक के इतिहास को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ठीक। दूसरा, तीनों कालखंडों का नेचर अलग है। मतलब यह है कि हमें तीनों सेगमेंट को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है।
पहला मिथ इतिहास के संदर्भ में है कि इतिहास तारीखों का संकलन है, हिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ डेट्स। एकदम गलत बात है। इतिहास तथ्यों का संकलन नहीं है, केवल डेट्स का संकलन नहीं है। एक्चुअली ये घटनाओं का एक क्रमबद्ध स्टडी है, तो उस बीच में डेट्स हमें कुछ याद हो जाती हैं। दूसरा एक मिथ भी जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों में रहता है कि हमें डेट्स याद नहीं होती हैं, इसलिए हम इतिहास नहीं पढ़ सकते। ऐसा भी नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री पे कभी डेट नहीं आती। एंशिएंट हिस्ट्री पे कभी डेट्स नहीं आती। कारण भी है उसका। कारण यह है कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो डेट्स हैं वो बहुत एग्जैक्ट हैं ही नहीं। ईसा पूर्व का जो भी इतिहास है या कालक्रम है वो अनुमान पर आधारित है, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए डेट्स नहीं आती। एक दो जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध है 305 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण भले ही आ जाए, कभी शायद ही कभी आई हो। मेडवेल हिस्ट्री पे थोड़ी बहुत डेटें आती है, कुछ हाँ डेट्स आती है मॉडर्न हिस्ट्री पे। यहां पे आपको याद करना, और डेट से भी ज्यादा यहां पे क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि 2, 3, 4 घटनाएं हुई, उनका क्रम, पहले कौन हुई, उसके बाद कौन हुई, उसके कौन हुई, ये आता है। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री, अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, हमारी वैदिक कल्चर है, वेद पुराण है, मौर्य है, अशोक के बारे में है, चाणक्य के बारे में है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बौद्ध जैन, इनके सब के बारे में पढ़ना है। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है। मेडवेल में क्या है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत है, एक सेगमेंट तो आधा उनका है जो सल्तनत काल कहते हैं, बाबर के आने से पहले तक, और बाबर के बाद से जो चला लास्ट तक, तो जो है वो उसको हम लोग मुगल काल कहते हैं। दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। जो बाबर से पहले का कालखंड है उसमें वो थोड़ा इस्लाम के झंडाबरदार के रूप में ज़्यादा है, डेवलपमेंट पे फोकस कम है। बाबर ने डेवलपमेंट पर भी फोकस बहुत किया, नगरीकरण का विकास किया, तो बाद की बातें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री दरअसल क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री दो पार्टियों का क्लैश है, जिसमें एक पार्टी है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और दूसरी पार्टी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट। दोनों पार्टियों का झगड़ा है, और वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए, कैसे व्यापारी के रूप में आए, फिर एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश हुए, फिर धीरे धीरे कैसे डिमोलिश हुए। ऐसा होते होते करीब 350 साल का कालखंड ये गुजार ले गए। तो 1600 के आसपास जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं, यहां से लेकर के 1757 तक, मोटा मोटा 150 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सत्ता स्थापित कर सकती है या कोई पॉलिटिकल पावर भी है। विशुद्ध व्यापार करने के नजरिए से रहे। 1857 में पहली बार जब प्लासी का युद्ध हुआ, तब इन्होंने ये लगा कि हाँ, ये कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन भी है, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और फिर भी इसे लोगों ने एक धोखे के रूप में लिया, इसलिए कि इन सबको ये लगता था कि प्लासी का युद्ध के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, धोखे से हराया, विश्वासघात किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उसका जो सेनापति था, उसको ही मिला हुआ था, तो ये माना गया था ये कोइंसिडेंस है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद, यानी करीब 1764 में बक्सर के युद्ध में 3 और 4 7 साल बाद ही बक्सर के युद्ध में, जब बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह, तीनों की संयुक्त सेनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया, तब लगा कि नहीं, ये तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर है और अब इनसे पार पाना बहुत आसान नहीं है। ये बात अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छे से समझी, और उसके बाद 1764 से लेकर के
1857 का कालखंड देखिए, ये अंग्रेजों के एक्सपेंशन का काल है। इसमें पहले इन्होंने बंगाल को अपने डोमिनेंस में लिया, उसके बाद देखा पंजाब, लाहौर, इस इलाके में सिख लोग हैं, तो आंग्ल सिख युद्ध 4-5 हुए, सिखों को कब्जा किया। उसके बाद मराठा साउथ में गए, तो मराठा एक बड़ी पावर थे, आंग्ल मराठा युद्ध आप पढ़ेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली, उनसे भी कर्नाटक वार हुए। धीरे 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 करके पूरे भारत पे इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया। और 1857 में जो रिवोल्ट होता है, ये रिवोल्ट इतना जोरदार था, यद्यपि इसका एक्सपेंशन भारत के एक छोटे क्षेत्र उत्तर भारत में ही था मोस्टली, लेकिन अंग्रेजों की इतनी बड़ी जनधन की हानि हुई कि उन्हें लगा कि इस तरीके से भारत पे शासन बनाए रखना संभव नहीं है। यहां से लेकर के 1947 का काल, ये 90 साल का है। ये मोटा मोटा 150 साल स्टेब्लिश हुए, फिर करीब करीब 100 साल, मोटा मोटा 100 साल तक एक्सपेंशन किया, और फिर 90 साल तक धीरे धीरे इनको कुछ छूट देते रहे। चलिए चलिए, अगर ऐसे नहीं, मतलब कंप्रोमाइज करने के नजरिए से, कंप्रोमाइज समझौता होते होते भी 90 साल गुजर गए। तो धीरे धीरे, जैसे आप 1857 में देखते हैं, 1858 में एक एक्ट आता है, उसमें महारानी ने कहा नहीं, भारत की जनता मेरी अपनी जनता है, और एक मैग्ना कार्टा कहा गया, भारतीयों के लिए कुछ छूट दी गई। धीरे धीरे फिर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीयों की बात सुनी जाने लगी। धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, फिर पूर्ण स्वराज की बात हुई। ये सारा कालक्रम हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और 1947 में अंततः उन्होंने क्विट कर दिया यहाँ से। क्विट इंडिया मूवमेंट भी आप पढ़ते हैं 1942 में। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो एक्चुअली घटनाओं का इंटरलिंक है, चैन है। उन घटनाओं को आप समझिए, तारीख मत याद करिए। मैं फिर उसी बिंदु पे आता हूं कि इतिहास तारीखों का विषय है, बिल्कुल भी नहीं। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। एक लाइन में अगर इतिहास की परिभाषा कही जाए तो कहा जाता है, व्हेन वी स्टडी एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट इज कॉल्ड हिस्ट्री, एंड व्हेन वी स्टडी एनी इवेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इट इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो ये टाइम के संदर्भ में उन घटनाओं के अध्ययन का एक विषय है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। और इसी के क्रम में थोड़ा सा हम आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर दें। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। वैसे तो सिलेबस हर किताब गाइड में दिया रहता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में सिलेबस क्या हो यह जानना भी बड़ा जरूरी होता है। उसी के क्रम में ये हम लोग इतिहास का काल विभाजन देखते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल देखते हैं। उसके बाद पाषाण काल के बारे में, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जब हुई 1921 में, यद्यपि प्रयास बहुत पहले से, 100 साल पहले से चल रहे थे। 1826 में ध्यान आकृष्ट किया गया कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 में भी प्रयास हुआ। अंततः 1921 में जब राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की खुदाई की तो भारत का इतिहास 1000 साल पीछे चला गया। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रामाणिक काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इससे पहले हम लोगों का जो है इतिहास 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल से शुरू होता था। यानी 1500 से 2300 साल पीछे, मोटा मोटा 1000 साल, 850 साल पीछे चला गया केवल हड़प्पा की खुदाई से 1921 में। 1921 से पहले हम लोगों का इतिहास यहां से शुरू होता था, ऋग्वेद से, ऋग्वैदिक काल से शुरू होता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक
पढ़ते हैं। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में, इसके बाद 16 महाजनपद के बारे में। मगध, उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध हुआ, मगध के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। उसके बाद मगध में ही हर्यक, नाग, मौर्य आदि वंशों ने जो शासन किया उसके बारे में। फिर मौर्य काल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में मतलब अशोक के बाद भारत में कुछ देशी राज्य स्थापित हुए, कुछ विदेशी हुए। यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बन जाए आपके दिमाग में। तो देशी राज्यों में क्या है? शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक, खारवेल, ये 5 राज्य, 5 वंश हैं। इनमें शुंग और विदेशियों में यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये 4 वंश हैं। उसके बाद आता है गुप्त काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जिसे कहते हैं। उसके बाद गुप्तोत्तर काल, इसमें मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति, जो हर्षवर्धन का वंश है, यह पुष्यभूति वंश है। ये थानेश्वर हरियाणा के थे, यहाँ पे इनकी बहन थी हर्षवर्धन की। बहनों की हत्या हो जाने के बाद ये लोग यहाँ पे आए और फिर यहीं के होके रह गए। इसके बाद राजपूत काल को हम लोग पढ़ते हैं। राजपूत काल के बाद दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल, चालुक, पल्लव आदि हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को कभी कभी मेडिवल हिस्ट्री में भी रख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली ये ट्रांजिशन फेज है, एंशिएंट में भी पढ़ सकते हैं, मेडिवल में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में आता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। इसी क्रम से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हम लोग ग्रेस्प करते जाएंगे। तो आज इतिहास के पहले वीडियो में हम लोग इतने ही। तो 2 बातें जरूर याद रखें। जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास तारीखों का संकलन है, एकदम से गलत है। एंशिएंट हिस्ट्री में कभी तारीख नहीं आती, मेडिवल में थोड़ी बहुत आती है, और मॉडर्न में आती है तो वो घटनाएं याद भी हो जाती हैं। उन घटनाओं को आप समझिए, तारीखें अपने आप याद होती हैं। इतना ही, बाकी हम लोग अब क्रम से अपने चलते हैं आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।